स्मृतापितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य यः पाठक्रमः प्रवर्तते, यत्र द्वितीयानने पाठः प्रवर्तते, तत्रापि लक्षणायाः निरूपणावसरे तदङ्गतया गौणीसारूपालक्षणायाः रूपकालङ्कारे स्थितिं विचारयन् पण्डितराजः तत्र प्राचां नव्यानां च वादं व्याकरोति। तत्रैव आदौ प्राचां समयः निरूपितः, तदनु नव्यैः तस्य खण्डनं विहितं, ततश्च नव्यानां मतं यत्र च लक्षणा न मन्यते तैः तन्मतं प्रास्तावि, ततश्च इदानीं नव्यानां खण्डनं विधत्ते पण्डितराजः। अस्तु, तत्रैव अस्माकं पाठः इदानीं चलति। एतावता गते पाठे अस्माभिः ज्ञातं यत् यावत्यः शङ्काः नव्यैः प्राचां नये उद्भाविताः तासां सयुक्ति समाधानम् अत्र पण्डितराजेन प्रास्तावि। यत्र च नव्याः कथयन्ति सादृश्यस्य मुखं चन्द्रः इत्यत्रापि यदि भवान् चन्द्रशब्दस्य तत्सदृशे अर्थे लक्षणाम् अङ्गीकरोति चेत् तत्रापि सादृश्यं शब्देन उपात्तं सत् उपमां जनयति, है न? सादृश्यं यत्र वाच्यं भवति तत्र उपमालङ्कारः भवति इति या आपत्तिः आसीत् सा इत्थं समाहिता यत् उपमायां यत् सादृश्यमस्ति अथवा उपमारूपं यत् सादृश्यमस्ति तत्तु भेदघटितं सादृश्यमस्ति, रूपके तु भेदरहितं सादृश्यं विवक्षितं भवति इति कृत्वा तत्र उपमात्वापत्तिः सादृश्यस्य शब्दोपात्तत्वेन न भवितुमर्हति इति गते पाठे अस्माकं विचारः आसीत्। अद्य पुनः काचित् शङ्का नव्यैः प्राचां मते उदभावि तां शङ्काम् अत्र इत्थं समाधत्ते पण्डितराजः। पश्यन्तु, ननु यत्र इत्यतः अद्य पाठः प्रारभ्यते अस्माभिः। ननु यत्र भेदघटित अत्र अस्ति, पश्यन्तु, ननु यत्र भेदघटित सादृश्यवती वक्त्रा लक्षणया मुखम चंद्र इति प्रयुक्तम। अच्छा, इसका मतलब आप ऐसा मानते हैं, अब ये नव्य पुनः शंका कर रहे हैं प्राचीनों के सिद्धांत में कि यदि आप दोनों ही जगह लक्षणा मानते हैं, माने उपमा में भी और रूपकालंकार में भी, तो बस अंतर इतना है प्राचीनों के मत में कि उपमा में भेद घटित सादृश्य विशिष्ट में लक्षणा होती है, रूपकालंकार में भेद रहित सादृश्य विशिष्ट में लक्षणा होती है, लेकिन लक्षणा तो दोनों में होती है। तो इसी में बोल रहे हैं कि जब वक्ता भेद घटित सादृश्यवती अर्थे, अस्तु, भेद घटितं सादृश्यं भेद घटित सादृश्यं तत्सादृश्यमस्य अस्ति इति भेद घटित सादृश्यवान् अर्थः उपमेय रूपः अर्थः, तस्मिन्
भेद घटित सादृश्यवती अर्थे, कि जब वक्ता भेद घटित सादृश्यवान अर्थ में उपमा करेगा, माने लक्षणा करेगा, मुखम चंद्र ऐसा वाक्य का प्रयोग करेगा, यानी कि वो उपमा कर रहा है ना। तो क्योंकि भेद घटित सादृश्य विशिष्ट अर्थ में लक्षणा कर रहा है ना, तो उपमा अलंकार है। तो जब वक्ता भेद घटित सादृश्य वान अर्थ में लक्षणा करेगा और ऐसा प्रयोग करेगा मुखम चंद्र, तब तत्रापि तत्र तथापि वहां पर उस प्रकार के प्रयोग में जब आप रूपक मान रहे हैं तब भी तो वहां पर उपमा अलंकार की जो आपत्ति है वो स्थित ही है, क्योंकि आपको तो नहीं पता है, ये तो वक्ता के अधीन है ना, उसने किस सादृश्य की विवक्षा से ऐसा प्रयोग किया है। वो तो दोनों ही अर्थों में ये प्रयोग हो सकता है मुखम चंद्र में, है ना। तो ये तो विवक्षाधीन है ना कि वक्ता सादृश्य भेद घटित सादृश्य विशिष्ट अर्थ में लक्षणा कर रहा है चंद्रपद की, अथवा भेद रहित सादृश्य विशिष्ट अर्थ में लक्षणा कर रहा है। हम कहते हैं कि वक्ता यदि भेद घटित सादृश्य विशिष्ट अर्थ में लक्षणा करेगा और ऐसी लक्षणा के बाद वो प्रयोग करेगा मुखम चंद्र, तब आप वहां पर रूपकालंकार कैसे मानोगे? वहां पर तो उपमालंकार ही होना चाहिए। तो तब वहां पर मुखम चंद्र स्थल में उपमालंकार की आपत्ति तो वैसे ही बनी रहेगी, भले आपने ये बोल दिया हो कि भेद घटित सादृश्य जब होगा तो उपमा होगी। तो अब हम कह रहे हैं कि भेद घटित सादृश्य ही है मान लीजिए, और भेद घटित सादृश्य मान करके किसी वक्ता ने ऐसा प्रयोग किया है मुखम चंद्र, तब आप कैसे वहां पर रूपकालंकार कहेंगे? वहां पर तो उपमालंकार होना चाहिए, क्योंकि भेद घटित सादृश्य विशिष्ट अर्थ में लक्षणा हो रही है। उसी के लिए कहते हैं स्थिता एव इति चेत, उसका अब समाधान दे रहे हैं। भेद घटित सादृश्य प्रतिपिपादयिषा काले लक्षणया तद्वति शब्द प्रयोगस्य विरुद्धत्वात्। भैया देखो, लक्षणा आपके घर की पंचायत नहीं है ना, ऐसा बोलते हैं ना व्यवहार में, ये आपके घर की पंचायत नहीं है ऐसा। तो लक्षणा के लिए कोई प्रयोजन आवश्यक है, कोई प्रयोजन ज्ञान होना चाहिए पहले, है ना, जो लक्षणा का फल बनेगा। तो फलम आदाय लक्षणा भवति कस्यचित् शब्दस्य कस्मिंश्चित् तद्वाच्यार्थ संबंधिनी अर्थे, है ना। तो वही कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि मुखम चंद्र इस स्थल में भेद घटित सादृश्यवती अर्थे लक्षणाम विधाय कश्चित् तथा पर्युङ्क्ते तदा तो मुखम चंद्र इत्यत्रापि उपमालंकारापत्ति स्यात् एवं नास्ति। क्यों नास्ति? क्योंकि जब भेद घटित सादृश्य की प्रतिपिपादयिषा होगी, प्रतिपिपादयिषा नाम प्रतिपादयितुम इच्छा, प्रत्युपसर्ग पूर्वक पदलिर्गतौ धातु से निच प्रत्यय करेंगे, प्रतिपादी ऐसी धातु बन जाएगी और उससे सन प्रत्यय करेंगे इच्छार्थ में, तो रूप बनेगा प्रतिपादयिषा, है ना। तो प्रतिपादयिषा माने प्रतिपिपादयिषा रूप बनेगा। प्रतिपिपादयिषा माने बताने की इच्छा, है ना, प्रतिपादन करने की इच्छा। तो जब किसी वक्ता की भेद घटित सादृश्य को बताने की इच्छा होगी, उस समय लक्षणा के द्वारा भेद घटित सादृश्यवान अर्थ में वैसा शब्द प्रयोग विरुद्ध हो जाएगा, नहीं हो सकती लक्षणा। क्यों? क्योंकि लक्षणायास्ताद्रूप्य प्रतिपिपादयिषाधीनत्वात्, लक्षणा जो होती है वह ताद्रूप्य प्रतिपिपादयिषा के अधीन होती है। अर्थात जब आपको यदा कश्चित् विषयिताद्रूप्यम विषये प्रतिपिपादयिषति तदा सह विषयीवाचकस्य पदस्य लक्षणां तत् सदृशे अर्थे करोति। आपके मन से लक्षणा नहीं होगी। जब कोई ताद्रूप्य की प्रतीति कराना चाहता है वक्ता, तब जाकर के वहां पर विषयीवाचक पद की लक्षणा तत्सदृशार्थ में होती है।
तो ऐसा नहीं है कि जब आपका मन किया तब आपने लक्षणा कर ली और वहां पर उपमालंकार रूपकालंकार के स्थल में उपमालंकार मान लिया, ऐसा नहीं कर सकते। अस्तु, तो यदा कश्चित् विषयिणस्ताद्रूप्यं विषये आरोप विषये प्रतिपादयितुमिच्छति तदा तया प्रतिपिपादयिषया लक्षणा तत्र प्रवर्तते न तो अन्यथा। लक्षणा की प्रवृत्ति ताद्रूप्य प्रतिपिपादयिषा के कारण होती है। ठीक है, तो अब देखिए, जब भेद घटित सादृश्यवान अर्थ में लक्षणा इष्ट होगी, माने किसी को इष्ट होगा ऐसा अर्थ बताना, तब तो वहां पर ताद्रूप्य, क्योंकि भेद घटित सादृश्य में तो ताद्रूप्य फल नहीं हो सकता लक्षणा का। भेद घटित सादृश्य जहां पर ज्ञान होगा, हाँ, उपमेय में, वहां पर तो ताद्रूप्य प्रतीति नहीं हो सकती। तो जब ताद्रूप्य प्रतीति ही यहाँ पर नहीं हो रही है, वहां पर लक्षणा किम प्रयोजनिका होगी, लक्षणा का फल क्या होगा, है ना। तो वही कह रहे हैं कि भेद घटित सादृश्य प्रतिपिपादयिषा काले लक्षणया तद्वती, तद्वती अर्थात भेद घटित सादृश्यवती, भेद घटित सादृश्य विशिष्टे अर्थे शब्द प्रयोगस्य अर्थात लाक्षणिक शब्द प्रयोगस्य विरुद्धत्वात्। ऐसे लाक्षणिक शब्द प्रयोग ऐसा विवरण नहीं कर सकते, क्योंकि पहले वहां पर लक्षणा पद का प्रयोग ही कर दिया है। लक्षणया शब्द प्रयोग अर्थात लाक्षणिक शब्द प्रयोग तत्र विरुद्धः भवति, वहां पर लाक्षणिक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते और हेतु देते हैं, क्योंकि लक्षणा जो होती है वो ताद्रूप्य प्रतिपिपादयिषा के अधीन होती है। अर्थात ताद्रूप्य प्रत्यय आपको कराना है अगर, है ना, अगर आपको चंद्र ताद्रूप्य का प्रत्यय मुख में कराना है तो ही आप वहां पर लक्षणा का आश्रय ले सकते हैं, अन्यथा लक्षणा नहीं होगी। अस्तु, तो कहते हैं कि जरूरी तो नहीं है कि प्रयोजन ही लक्षणा का मूल बने, बिना प्रयोजन के रूढ़ि लक्षणा भी तो होती है। तो कहते हैं रूढ़ि लक्षणा तो प्रयोग प्रवाह से होती है, ऐसा कोई प्रयोग प्रवाह तो देखा नहीं जाता है जैसा आप बता रहे हो। आप पहली बार ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, पहली बार कोई प्रयोग कर दे और कहे हमने तो रूढ़ि से प्रयोग किया है, तो ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि रूढ़ि का लक्षण ही होता है रूढ़िर नाम प्रयोग प्रवाह। रूढ़ि उसको बोलते हैं जो प्रयोग प्रवाह से, माने व्यवहार से प्राप्त, व्यवहार माने परंपरा से प्राप्त व्यवहार होता है। ठीक है, तो और बोलते हैं कि देखिए, और बिना प्रयोजन के रूढ़ि व्यतिरिक्त स्थल में कोई विद्वान तो लक्षणा का प्रयोग नहीं करता, मूर्खों की पता नहीं, अगर आप ऐसा खुद को मानते हो तो प्रयोग कीजिए। अस्तु, अत्र किंचित विनोदमयं वचः प्रस्तौति पंडितराजः। पश्यन्तु, न हि प्रयोजनमनुद्दिश्य रूढ़ि व्यतिरिक्तया लक्षणया अर्थं प्रतिपादयन्ति आर्याः। आर्याः नाम विपश्चितः, ये विद्वांसः सन्ति बुधाः, ते बुधाः रूढ़ि व्यतिरिक्त स्थले, अर्थात यत्र प्रयोग प्रवाहेन तावान् लक्षणिक प्रयोगः नास्ति सिद्धः तद व्यतिरिक्त स्थले, नाम तदतिरिक्त स्थले आर्याः पंडिताः प्रयोजनमनुद्दिश्य लक्षणया न व्यवहरन्ति। विद्वान जो होते हैं वो प्रयोजन के बिना लक्षणा नहीं करते हैं, अगर कोई रूढ़ि नहीं है तो। देखिए भैया, यहाँ पर भेद घटित सादृश्य विशिष्ट अर्थ में न तो कोई रूढ़ि है ऐसी और ना ही कोई प्रयोजन का लाभ हो रहा है, तो आप अपने मन से लक्षणा नहीं मान सकते। अस्तु, तदेव प्रतिपादयन्ति आर्याः। अस्तु, पुनः अत्र ग्रन्थः अस्ति, भेदताद्रूप्ययोः विप्रतिषिद्धत्वेन युगपत् प्रतिपत्तिबुद्ध्युपारोहा संभवाच्च। और दूसरी बात यह है कि अब आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि भैया समस्या क्या है, अगर भेद घटित सादृश्य विशिष्ट अर्थ में भी ताद्रूप्य प्रत्यय को प्रयोजन बना करके हम लक्षणा कर रहे हैं अगर, तो समस्या क्या है आपको। नव्य कह रहे हैं प्राचीनों से, है ना, आचार्य अप्पय दीक्षित के
मत से कहा जा रहा है कि यदि भेद घटित सादृश्य वंतम अर्थम ताद्रूप्य प्रत्ययम प्रयोजनीकृत्य यदि लक्षणा अत्र भवति चेत् का हानिः का क्षतिः इति नव्याः अत्र आक्षिपन्ति। तो उनके इस आक्षेप के लिए लिखते हैं पंडित राज कि देखो ये तो बड़ी बड़ी विडंबना है। आप समझिए, एक काल में भेद और अभेद ये दोनों जो अर्थ हैं वो प्रतिपत्ता के ज्ञान का विषय नहीं बन सकते। अर्थात एक कालावच्छेदेन तद्वत्वं तदभाववत्वं च कस्यचित् वस्तुनः प्रतिपत्तुः बुद्धिं न उपारोहति। एक ही समय में भेद का भी ज्ञान हो जाए जो कि लक्षणा से ज्ञात हो रहा है, और उस लक्षणा के प्रयोजन के रूप में अभेद का भी ज्ञान हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। तो वही कहते हैं कि भेद ताद्रूप्ययोः भेदस्य तत्ताद्रूप्यस्य च, ताद्रूप्यं नाम अभेदः, ताद्रूप्यं नाम उपमानतावच्छेदक रूपेण आरोप विषयस्य प्रत्ययः, जो बताया था आपको पहले। तो ऐसे भेद और ताद्रूप्य माने अभेद का ज्ञान प्रतिपत्ति बुद्ध्युपारोहा संभवाच्च। देखिए, युगपत उपारोहा संभवाच्च है ना। तो इसमें समास देखिए, प्रतिपत्तुः बुद्धि प्रतिपत्तिबुद्धि, प्रतिपत्तुर्नाम प्रमाता अस्तु प्रमातुः। तो तस्य प्रमातुः बुद्धि अर्थात ज्ञानम, प्रतिपत्तिबुद्धि, उपारोहो नाम विषयता अस्तु, बुद्ध्युपारोहो नाम विषयता। तो प्रमातृ ज्ञान विषयतायाः असंभवात्, प्रमातृ ज्ञान की विषयता असंभव हो जाएगी। किसकी विषयता असंभव होगी? भेद और अभेद की। देखिए, कब असंभव हो सकती है? जब दोनों युगपत ज्ञान का विषय बने तो। ठीक है, तो यहाँ पर यही तो हो रहा है। लक्षणा से भेद विशिष्ट सादृश्य का, भेद घटित सादृश्य का ज्ञान हो रहा है, और व्यंजना से वहां पर अभेद का ज्ञान होने लगेगा उसी समय में। तो एक समय में किसी भी प्रमाता के ज्ञान का विषय भेद और अभेद नहीं बन सकते। तो आप ये भी नहीं कह सकते बलात् कि अत्र भेद घटित सादृश्य विशिष्टे अर्थे लक्षणा ताद्रूप्य प्रतीतिं फलीकृत्य भवति इत्यपि वक्तुं न शक्यते। अच्छा, इन दोनों अर्थों की युगपत ज्ञान विषयता जो असंभव हो रही है, वो क्यों हो रही है? उसका कारण क्या है? तो यहाँ पर कारण बताते हैं, विप्रतिषिद्धत्वेन इमौ विप्रतिषिद्धौ पदार्थौ विरुद्धौ पदार्थौ, ये दोनों बिल्कुल विपरीत विरुद्ध पदार्थ हैं, विप्रतिषिद्ध पदार्थ हैं। कौन? भेद और अभेद। इसीलिए दो विप्रतिषिद्ध पदार्थों की युगपत ज्ञान विषयता नहीं मानी जाती है। इसीलिए यहाँ पर भी हम ये कह रहे हैं कि मुखम चंद्र इस स्थल में लक्षणा मानकर, भेद घटित सादृश्य विशिष्ट अर्थ में लक्षणा मान करके उपमा अलंकारत्वापत्ति जो आप दे रहे हैं वो ठीक नहीं है। अस्तु, तदेव अत्र उक्तम। पश्यन्तु, भेदताद्रूप्ययोः विप्रतिषिद्धत्वेन युगपत् प्रतिपत्तिबुद्ध्युपारोहा संभवाच्च। दो हेतु दिए, इसमें एक हेतु तो है भेद और अभेद का विप्रतिषिद्ध होने के कारण युगपत ज्ञान विषयता नहीं हो सकती, और दूसरी बात यह है कि लक्षणा ही नहीं होगी। लक्षणा होने के लिए ताद्रूप्य प्रतिपिपादयिषा होनी चाहिए, और भेद घटित सादृश्य के स्थल में ताद्रूप्य प्रतिपिपादयिषा हो ही नहीं सकती। ठीक है, अस्तु। पुनः प्राचां नये दोषोदाजिहीर्षया
दोषस्य उदाजिहीर्षया अत्र आचार्य अप्पयदीक्षितः ग्रन्थं करोति, नाम आचार्य अप्पयदीक्षितस्य पक्षतः पंडितराजः ग्रंथं करोति। अस्तु, अथ उपमित समासे, ये बहुत अच्छा विषय है। यहाँ पर बहुत प्रायः लोगों को ये संशय जो होता है ना कि जहाँ पर वाचक लुप्ता उपमा है अथवा रूपकालंकार है, क्या माने ऐसे स्थल में जहाँ पर उपमा भी हो सकती है, अगर उपमित समास करें और मयूर व्यंसक आदि समास करें तो रूपक भी हो सकता है, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए? तो ऐसे तो पहले एक युक्ति दी है कि वहाँ पर अंतस्साक्ष्य देखने चाहिए कि जैसे राजनारायणम लक्ष्मी स्वामालिंगति निर्भरम इत्यादि स्थल में लक्ष्मी कर्तिकालिंगन कर्मता जो है वो अनुपपन्न है राज सदृश नारायण की, इसीलिए रूपक ही मानना होगा। इस प्रकार से अंतस्साक्ष्य भी होते हैं, लेकिन एक और अब यहाँ पर बहुत अच्छा व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से समाधान दे रहे हैं, वो यहाँ पर देखना चाहिए। अब यहाँ पर नव्याचार्य कहते हैं कि उपमित समासे पुरुष व्याघ्र इत्यादौ उत्तर पदस्य स्वार्थ सदृशे लक्षणा एव उपगंतव्या, कि अगर पुरुष व्याघ्र, ये एक प्रसिद्ध समास का स्थल है, उपमितम व्याघ्रादि सामान्य प्रयोगे, इस सूत्र का इसमें उदाहरण है ये सूत्र कहता है कि व्याघ्रादियों के साथ उपमित अर्थात उपमेय जो अर्थ है तद्वाची शब्द का समास होता है यदि सामान्य अर्थात साधारण धर्मवाचक शब्द का प्रयोग न हो। तो जैसे पुरुष व्याघ्र, पुरुषः व्याघ्र इव, तो पुरुष यहाँ पर उपमेय है, व्याघ्र जो है वो उपमान है, उपमेयवाची का उपमानवाची समर्थ जो सुबंत है उसके साथ समास होता है। तो ये तो व्याकरण की पद्धति है। यहाँ पर ये क्या कहते हैं नव्याचार्य कि देखिए यहाँ पर भी सादृश्य का ज्ञान तो होता ही है, उपमा आप मानते ही हो, यहाँ पर वाचक और धर्मलुप्ता उपमा मानते हो। ये समझ लीजिए कि पुरुष व्याघ्र इस स्थल में आज सभी काव्य शास्त्रियों के मत में प्रायः धर्म और वाचक लुप्ता उपमा मानी गई है, द्विलुप्ता उपमा मानी गई है, जिसमें साधारण धर्म और वाचक पद का लोप होता है, केवल उपमान और उपमेयवाची शब्द की श्रुति ही होती है। ठीक है, अब यहाँ पर नव्याचार्य कहते हैं कि भैया अब आप ये बताइए कि जब यहाँ पर सादृश्य का कोई वाचक शब्द नहीं है तो आप सादृश्य अर्थ का ज्ञान कैसे करते हैं? लेकिन आप विग्रह तो बढ़िया करते हैं, पुरुषः व्याघ्र इव, ये कहाँ से आया सादृश्य? और शाब्दबोध भी आप जब करते हैं पुरुष व्याघ्र से, तब वहाँ पर भी शाब्दबोध में भी प्रकार बनता है सादृश्य। तो अब आपसे ये प्रश्न है कि पुरुष व्याघ्र इस पूरे उपमा के वाक्य में सादृश्य किस पद का अर्थ है ये बताइए। तो कहेंगे किसी पद का अर्थ नहीं है। तो बोले जब किसी पद का अर्थ नहीं है तो शाब्दबोध में भाषित कैसे हो रहा है? तो हम यानी नव्य आचार्य एक युक्ति देते हैं कि जैसे आप मुखम चंद्र में या गौरवाहिका में लक्षणा मानते हैं, ऐसे ही आप एक काम कीजिए, यहाँ पर भी व्याघ्र जो आरोप्यमान का वाची है, उपमान का वाची शब्द है, उसमें लक्षणा मानिए। और लक्षणा भी किसमें माननी है? स्वार्थ सदृश में लक्षणा मानिए, अर्थात व्याघ्र सदृश अर्थ में उसकी लक्षणा मानिए। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि पुरुष व्याघ्र इत्यादौ उत्तर पदस्य अर्थात व्याघ्र पदस्य व्याघ्र सदृशे लक्षणा एव उपगंतव्या, यहाँ पर वो आपको माननी ही पड़ेगी क्योंकि आपके यहाँ पर शाब्दबोध में भाषित हो रहा है सादृश्य, और अगर सादृश्य वृत्त्युपस्थापित नहीं होगा तो शाब्दबोध में उसकी विषयता नहीं हो सकती, क्योंकि शाब्दबोध में वही अर्थ भाषित होता है जो वृत्ति के द्वारा, शब्द वृत्ति के द्वारा उपस्थापित होता है ना। अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थः। तो अब यहाँ पर एक काम कीजिए, लक्षणावृत्ति के द्वारा लक्ष्यतावच्छेदक के रूप में सादृश्य जो है वो उपस्थित होने लगेगा, तो शाब्दबोध में उसका भान होने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो अब ये नव्य आचार्य एक
सरणी दे रहे हैं कि यहाँ पर भी क्या कीजिए, व्याघ्र शब्द की व्याघ्र सदृश में लक्षणा स्वीकार कीजिए। और ऐसा करने के बाद क्या होगा, अगर आप ऐसा नहीं करते तो वही जो मैंने बताया कि तद्बोधक कोई पद नहीं है, इसलिए शाब्द बोध में उसका बहन होने में आपत्ति आएगी। तो वही कहते हैं अन्यथा, अर्थात यदि व्याघ्र शब्दस्य व्याघ्र सदृशे लक्षणा नांगीक्रियते भवता प्राचीनाचार्येण तदा बोधकाभावेन, अन्यथा पश्यन्तु अत्र, अन्यथा बोधकाभावेन समासे सादृश्य प्रत्ययस्य प्रत्ययो न स्यात्। ठीक है, समास में सादृश्य प्रत्यय नहीं होगा क्योंकि तद बोधक कोई शब्द नहीं है, सादृश्य का बोधक कोई शब्द नहीं है। तो अगर बोधक शब्द नहीं है तो आप लक्षणा मानिए, नहीं तो समस्या है। और सादृश्य का ज्ञान तो आपको होता ही है समास में। तो कहते हैं कि न च व्याघ्र इव इति इव शब्दस्तद्बोधक इति वाच्यम तस्य समासे संबंधा भावात्। हाँ, यहाँ पर प्राचीन आचार्य कहेंगे कि भैया देखो, आप कैसे कह रहे हो कि उसका बोधक शब्द नहीं है, हमारा विग्रह तो सुनो आप। तो हम जब विग्रह करते हैं उपमित समास के स्थल में तो कैसे करते हैं विग्रह, पुरुषः व्याघ्र इव, तो कैसे नहीं है बोधक पद, इव शब्द तो आ ही रहा है ना। तो कहेंगे कि देखिए आपकी कथनी पे ही आप ध्यान दीजिए एक बार। नव्याचार्य कहेंगे प्राचीनों को, आप क्या बोल रहे हो विग्रह वाक्य में। अरे भैया विग्रह वाक्य का दर्शन थोड़ी ना होता है समास में। समास में तो दो ही घटक हैं उसके, एक उपमानवाचक एक उपमेयवाचक। वहां पर उपमेय सादृश्यवाचक शब्द कहाँ है, विग्रह में अगर हो तो हो, समास वाक्य से बोध हो रहा है ना, विग्रह वाक्य से बोध थोड़े ना हो रहा है। विग्रह वाक्य तो विवरण देने आता है समास वाक्य का। विग्रह वाक्य की विग्रह वाक्य में तत्शब्द तदर्थ प्रतिपादकता नहीं होती, वो तो विवरण वाक्य होता है विग्रह वाक्य। तो वही कहते हैं कि न च व्याघ्र इव इति इव शब्दस्तद्बोधक इति वाच्यम तस्य, अर्थात विग्रह वाक्ये प्रयुक्तस्य इव शब्दस्य समासे संबंधाभावात्। भले वो विग्रह वाक्य में इव शब्द सुनाई दे रहा हो, लेकिन समास में तो उस इव शब्द का संबंध नहीं है। और भैया बोध तो समस्त समास से होगा ना, ऐसा थोड़ी नहीं आप हर जगह वहाँ पर आपने कहीं लिख दिया पुरुष व्याघ्र, और वहाँ पर आप विग्रह विग्रह बोल करके थोड़े ना बोध कराएंगे। बोध तो वो जो समस्त पद है वही कराएगा, तो वहाँ पर तो संबंध नहीं है इव शब्द का। तो वही समस्या हो रही है कि सादृश्य का ज्ञान कैसे होगा यदि सादृश्य वृत्तियाँ उपस्थापित नहीं है। तो बोले कि विग्रह वाक्य का जो इव शब्द है वो तो नहीं चल सकता। ठीक है, कई बार ये प्रश्न होता है, एक बार हमसे भी ये प्रश्न हुआ था कि उपमित समास में, कहीं पर शायद साक्षात्कार में हुआ था या कहीं पर कक्षा में हुआ था, ये याद नहीं आ रहा है, लेकिन किसी ने पूछा था कि उपमित समास में अगर इव शब्द का समास में तो ग्रहण नहीं है, विग्रह वाक्य में ग्रहण होता है, तो अगर समास में ग्रहण नहीं है तो समास से जो अर्थबोध हो रहा है उस अर्थबोध में सादृश्य कैसे विषय बनेगा। और आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि उसका लोप हो गया, क्योंकि लोप विधायक शास्त्र कोई नहीं है वहाँ पर। जैसे साकप प्रिय पार्थिव इत्यादि स्थल में मध्यम पद लोपी समास में तो लोप विधायक शास्त्र है, इसलिए वहाँ पर जो प्रिय रूप अर्थ है उसका बोध समास समस्त पदजन्य बोध में भी वो प्रिय रूप अर्थ जो है वो विषय बनता है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई शास्त्र भी नहीं है जिससे लोप हो जाए। तो इसका उत्तर यहाँ मिलता है, पंडित राज देते हैं। देखिए अभी देंगे, पहले तो नवियों के द्वारा आशंका की जा रही है। सतिच संबंधे तन निवृत्तेर योगात। तो वही कि वो बोले भैया संबंध तो था लेकिन चला गया। और समास में ऐसा देखा जाता है कि कई बार विग्रह वाक्य में जो शब्द सुनाई देते हैं वो समास वाक्य में नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका लोप हो जाता है। मध्यम पद लोपी समास प्रसिद्ध ही है। तो कहते हैं कि अगर ऐसा कोई बोधक शब्द होता सादृश्य का पुरुष व्याघ्र इत्यादि स्थल में,
तो उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि निवृत्ति के लिए कोई विधायक शास्त्र चाहिए होता है, पाणिनि मुनिकृत। ठीक है, तो निवर्तक शास्त्रस्य अभावात विग्रह वाक्य में प्रयुक्त इवादि शब्द की निवृत्ति समास वाक्य में इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि निवृत्ति परक शास्त्र कोई नहीं है। शाक पार्थिवादि में तो है, लेकिन पुरुष व्याग्रह में कोई शास्त्र नहीं है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि विग्रह वाक्य में श्रुत जो सादृश्य बोधक एवादि पद है उसकी निवृत्ति समास वाक्य में हो जाती है। एतदपि वचनम न योग्यम वक्तुम। अस्तु, फिर बोलते हैं विग्रह वाक्यगत। देखिए यहाँ पर विग्रह वाक्यगतस्तु इव शब्दः स्वघटित वाक्यस्य उपमा प्रतिपादकत्वं संपादयितुम् इष्टे। और ध्यान दीजिए, विग्रह वाक्य में आप जो बोल रहे हो ना, पुरुषः व्याघ्र इव, तो विग्रह वाक्य में जो इव शब्द है वो केवल उसी विग्रह वाक्य की ही उपमा प्रतिपादकता का संपादन करेगा, नहीं वाक्यांतरस्य। अस्तु, नाम यत्पदं यत् सादृश्यवाचकम् इवादिपदं यस्मिन् वाक्ये, यस्मिन् नाम विग्रहवाक्ये प्रयुक्तं सत् विग्रहवाक्यस्यैव उपमा प्रतिपादकतां संपादयति अथवा संपादयितुम् इष्टे न तु समासवाक्यस्य। ऐसा नहीं है कि विग्रह वाक्य में जो इव शब्द आया है वो समास वाक्य की भी उपमा प्रतिपादकता का संपादन कर दे, तो ऐसा भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि तस्य विवरणत्वानुपपत्तेः है, क्योंकि विग्रह वाक्य में जो विवरणता रहती है वो अनुपपन्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि विव्रियमाण और विवरण है ना, विवरण और विव्रियमाण या विग्रह विगृह्यमाण जो दो वाक्य होते हैं ना, विग्रह वाक्य और विगृह्यमाण वाक्य। विगृह्यमाण वाक्य होगा पुरुष व्याघ्र, ये जो समास वाक्य है। विवरण वाक्य होगा पुरुषः व्याघ्र इव। तो एक नियम है, विवरण वाक्य विवरण विगृह्यमाण वाक्ययोः समानार्थकत्वम् अथवा विग्रह विगृह्यमाण वाक्ययोः समानार्थकत्वम्। इन दोनों वाक्यों में, विग्रह वाक्य में और विगृह्यमाण वाक्य में समानार्थकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो अर्थ विगृह्यमाण वाक्य से नहीं उपस्थित हो रहा है, ऐसा एक नया अर्थ अगर विग्रह वाक्य से उपस्थित होगा तो विग्रह वाक्य की विवरणता अनुपन्न हो जाएगी। क्योंकि व्याख्या जो होती है वो व्याख्येय अंश का ही निरूपण करती है, व्याख्येय अंश से अतिरिक्त अर्थ का बोध नहीं कराती है। तो ऐसे ही पुरुष व्याघ्र इस समास वाक्य से अनुपस्थित जो सादृश्य है, यदि उस सादृश्य का बोध विवरण वाक्य कराएगा तो उसकी विवरणता अनुपन्न हो जाएगी। इसीलिए हम ऐसा नहीं मान सकते कि विग्रह वाक्य में प्रयुक्त इव शब्द से विगृह्यमाण जो समास वाक्य है वह भी उपमा प्रतिपादक बन जाएगा। अस्तु, स्वघटित वाक्यस्य अर्थात स्वम अर्थात अत्र इवादि पदम तद घटितं वाक्यं विग्रह वाक्यं पुरुषः व्याघ्र इव इति वाक्यं। तो तस्य वाक्यस्यैव इवादि पदम उपमा प्रतिपादकत्वं संपादयति न तो तद्वाक्यांतरस्य अर्थात समास वाक्यस्य। क्योंकि वहाँ पर नियम बोलते हैं, नहीं विवरणीय वाक्यगत शब्दा प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य विवरणम युज्यते। हाँ, विवरणीय वाक्य के द्वारा जो अर्थ अप्रतिपाद्य है, तो ऐसा अर्थ क्या है? यहाँ पर सादृश्य है ना। पुरुष व्याघ्र यह जो समस्त शब्द है उसमें किसी भी शब्द का अर्थ सादृश्य तो नहीं है ना। इसीलिए विवरणीय जो समास वाक्य है उसके द्वारा जो अप्रतिपाद्य सादृश्य रूप अर्थ है, उस अर्थ का प्रतिपादन
विवरण वाक्य के द्वारा योग्य नहीं है, उपयुक्त नहीं है। अस्तु, ऐसा नहीं होना चाहिए। इत्थम च, इसीलिए इतनी सारी युक्तियां दी और बोलते हैं इत्थम च लक्षणायाः एव अभ्युपगम्यतया, इसीलिए वहां पर केवल और केवल एक ही उपाय है आपके पास जो सादृश्य को शाब्दबोध का विषय बनने के योग्य बना सकता है, और वो है लक्षणा। कि आप तत्सदृशार्थ में लक्षणा मानिए और लक्षितावच्छेदक के रूप में सादृश्य वहां पर वृत्ति के द्वारा उपस्थित हो जाएगा, तो शाब्दबोध का विषय बनने में सादृश्य को कोई समस्या नहीं है। तो मतलब एक तरह से मजबूरी है प्राचीन आचार्यों की उपमित समास के स्थल में लक्षणा मानना, ऐसा सिद्ध कर दिया नव्याचार्यों ने। अस्तु, इत्थम च अर्थात एवं तत्र अन्यथा स्वीकारे एवं तत्र विप्रतिपत्तयः समापतन्ति, अतस्तासां विप्रतिपत्तीनां समाधान पूर्वकम अथवा समाधानाय तत्र लक्षणा अवश्यम अभ्युपगन्तव्या। तो तस्याः अभ्युपगम्यतया सत्यां च तत्प्रयोजनीभूत ताद्रूप्य प्रतिपत्तौ, और जब आप लक्षणा करोगे ही, देखो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको वहां पर लक्षणा करना अत्यंत आवश्यक है, और जब लक्षणा करोगे ही आप तो ऐसा बोल चुके हो कि लक्षणा बिना ताद्रूप्य प्रतीति के प्रतिपत्ति के हो ही नहीं सकती, कि जब तक ताद्रूप्य प्रतिपिपादेशा नहीं होगी तब तक लक्षणा नहीं हो सकती। तो वहां पर आपको ताद्रूप्य प्रतिपत्ति भी माननी होगी। वही कह रहे हैं कि सत्याम च तत् माने लक्षणा प्रयोजनीभूत ताद्रूप्य प्रतिपत्तौ, और जब वहां पर लक्षणा हो गई, लक्षणा की प्रयोजनीभूत जो तात्पर्य प्रतीति है, ताद्रूप्य प्रतीति है, वो भी हो गई, तो कथम उपमा द्विलुप्ता तत्र प्राचीनैः उक्ता, तब वहां पर आपने द्विलुप्ता उपमा कैसे कह दी कि यहाँ पर द्विलुप्ता उपमा है। द्विलुप्ता नाम एकम तो तत्र इवादिपदम लुप्तमस्ति सादृश्यवाचकम, अपरम तत्र साधारण धर्मवाचकम पदम लुप्तमस्त्यतः इयं द्विलुप्ता उपमा इति प्राचाम आलंकारिकाणां व्यवहारः पुरुष व्याघ्रत्यादि स्थले। तो अब ये कह रहे हैं कि भैया जब वहां पर सादृश्य हो ही रहा है, ताद्रूप्य प्रतिपत्ति हो ही रही है, ताद्रूप्य प्रतिपत्ति हो रही है, इसका मतलब साधारण धर्म का ज्ञान तो हो ही रहा है, तो साधारण धर्म लुप्ता भी क्यों कहा आपने। और देखिए ताद्रूप्य प्रतिपत्ति भी वहां पर वृत्ति के द्वारा, व्यंजना वृत्ति के द्वारा उपस्थित हो रही है, तो साधारण धर्म का लोप कैसे मान रहे हो आप, पहली बात। दूसरी बात, सादृश्य भी वहां पर लक्षणावृत्ति के द्वारा लक्षितावच्छेदक के रूप में ज्ञात हो ही रहा है, तो सादृश्यवाचक पद का भी लोप क्यों मान रहे हो, सादृश्य का भी लोप क्यों मान रहे हो। तो ऐसे करके अब यहाँ पर ये नई शंका कर रहे हैं कि यह जो द्विलुप्ता व्यवहार है उपमित समास के स्थल में, वो व्यवहार प्राचीनों के मत में असंगत है, वो व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यंजनावृत्ति के द्वारा ताद्रूप्य प्रतीति हो रही है, इसका मतलब वहां पर साधारण धर्म का भी ज्ञान हो रहा है, और लक्षणावृत्ति के द्वारा सादृश्य भी वहां पर उपस्थित हो रहा है, तो उसका भी लोप वहां नहीं कहा जा सकता। तो प्राचीनाचार्यों ने वहां पर द्विलुप्ता उपमा कैसे कह दी। अयम अत्रस्ति आक्षेपो महान नव्यानां पक्षतः प्राचाम पक्षे प्राचाम वादे। अस्तु, ये यहां तक आपको समझना है। अब इसके लिए समाधान करते हैं प्राचीनों के पक्ष से पंडितराज। अत्र उच्यते, अत्र अर्थात अस्मिन् आक्षेपे समाधित्सुना मया उच्यते, मया अर्थात पंडितराजेन किमिति उपमित समासस्य भेद घटितोपमान सादृश्य विशिष्टोपमेये शक्तेस्तद्घटकी भूतोपमान शब्दस्य भेद घटित सादृश्य विशिष्टे निरूढ़ लक्षणायाः वा स्वीकारात् अदोषः न दोषः।
देखो भैया, इसमें दो बातें हैं, समझ लीजिए। अब दो समाधान क्यों दे रहे हैं उसमें भी रहस्य है। यतो ही इवादीनां पदानां निपातानां केचन द्योतकताम् अङ्गीकुर्वन्ति यथा शाब्दिकाः, केचन नैयायिकाः तेषां वाचकताम् अङ्गीकुर्वन्ति। तो जो वैयाकरण हैं उनके मत में पहले समाधान दे रहे हैं कि जो इवादी शब्द को द्योतक मानते हैं, वाचक नहीं मानते, उनके मत में तो समाधान पहले अलग देना होगा। वो ही समाधान दे रहे हैं कि देखिए, वैयाकरणों के मत में समास जो होता है ना, उसमें एक अलग शक्ति होती है, विलक्षण। समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पंकज शब्दवत् इति अस्ति व्यवहारः शाब्दिकानां। तो आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है, समास शक्ति करके एक नई माने प्रसिद्ध, उनकी एक पृथक शक्ति है जो समस्त पदों में होती है। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर एक विलक्षण अर्थ का बोध होता है राजपुरुष इत्यादि स्थल में। ठीक है, राज पदार्थ जो है, पुरुष पदार्थ जो है, उन दोनों पदार्थों से विलक्षण एक अर्थ का बोध होता है जो समास शक्ति के द्वारा बोध्य है। तो उनके मत में ही पहले समाधान दे रहे हैं कि देखो भैया, उपमित समास की ही एक शक्ति होती है जो भेद घटितोपमान सादृश्य विशिष्ट उपमेय में होती है। पुरुष व्याग्रह इस स्थल में जो पूरा समस्त पद है, उपमित समास जो है, उस पूरे समस्त पद की शक्ति किस अर्थ में है? भेद घटित सादृश्य विशिष्ट उपमेय में है। तो वहां पर हमको सादृश्य जो है वो शाब्द बोध में ज्ञान कैसे हो रहा है, उसका बोधक तो कोई पद नहीं है, ऐसी समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि उपमित समास की शक्ति ही सादृश्य विशिष्ट उपमेय में होती है। इसमें वैयाकरणों का व्यवहार प्रमाण है। ठीक है, तो और ये शक्ति है तो शक्तिजन्यत्व आ जाएगा सादृश्य रूप अर्थ में, तो शाब्दबोध विषयता उसकी उपपन्न हो जाएगी। अस्तु, तो ये तो समाधान हो गया वैयाकरणों के मत में जो समास शक्ति मानते हैं। अब नैयायिक जो हैं वो तो ऐसी शक्ति नहीं मानते हैं। नैयायिक और वैयाकरणों की लड़ाई ही इसी बात में होती है कि नैयायिक जो है वो शक्तम पदम लक्षण करते हैं चूंकि पद का, तो वहाँ पर दो पद उनको दर्शन होते हैं, एक तो पुरुष पद और एक व्याघ्र पद। लेकिन वैयाकरणों को वहाँ पर एक ही पद दिखता है, इसलिए वो एक की ही प्रातिपदिक संज्ञा करके उसी से स्वाद्युत्पत्ति करते हैं पुनः कृतथित समासाश्च इत्यादि शास्त्र से। तो खैर, तो अब जिनके मत में समास में शक्ति नहीं होती है, एक एक पद में माने स्वतंत्र प्रातिपदिक में शक्ति होती है, उनके मत में, नैयायिकों के मत में दूसरा समाधान देते हैं कि सकते है तद घटकी भूतोपमान शब्दस्य। अच्छा, एक तो शक्ति कहाँ मान लीजिए आप, समास में शक्ति मान लीजिए, और उस समास की शक्ति भी कहाँ माननी है? तो आपको माननी है भेद घटित सादृश्य विशिष्ट अर्थ में। तो आपको समस्या नहीं आएगी क्योंकि अब तो शक्ति जन्य ही हो रहा है सादृश्य भी। अच्छा, दूसरा समाधान देते हैं कि तद घटकी भूत उपमान शब्दस्य। समास, उपमित समास का जो घटकी भूत उपमान शब्द है, तो तत्शब्द से लेंगे यहाँ पर उपमित समास, यानी कि पुरुष व्याघ्र या जो पद है, समस्त पद, उस पद के दो घटक हैं। ठीक है, एक तो पुरुष यह उपमेय वाची पद है उसका घटक, और द्वितीय घटक है उत्तर पद जो उपमानवाची है व्याघ्र पद। तो उसी को लेना है कि उस समास वाक्य का जो घटक है उत्तर पद उपमान शब्द, उस उपमान शब्द में ही क्या, उस उपमान शब्द की मानिए निरूढ़ा लक्षणा। ठीक है, कि तस्य उपमान शब्दस्यैव भेद घटित सादृश्य विशिष्टे निरूढ़ा लक्षणा, उसमें आप निरूढ़ा लक्षणा मान लीजिए। ये नैयायिकों के मत में है। ठीक है, कि जहाँ जहाँ पर भी इस प्रकार के प्रयोग होते हैं वहाँ वहाँ पर उपमानवाची शब्द की ऐसी एक प्रसिद्धि मान लीजिए, माने रूढ़ी मान लीजिए
कि जहाँ जहाँ पर इस प्रकार के प्रयोग होते हैं वहाँ वहाँ पर आपको उपमानवाची शब्द की लक्षणा तद्भेद घटित सादृश्य विशिष्ट उपमेय में माननी है। तो उस लक्षणा के लिए तो कोई प्रयोजन चाहिए नहीं। तो दो प्रकार के समाधान हमारे मत में हो जाते हैं, जहाँ इसलिए हमको वहाँ पर ताद्रूप्य प्रतीति मानना अथवा ये सादृश्य वाचक पद का जो आपने लोप माना है वो हम दोनों इसीलिए मानते हैं क्योंकि वहां पर सादृश्य का पृथक वाचक कोई पद नहीं है। ठीक है, समास के द्वारा ही सादृश्य का बोध हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से समाधान कर देते हैं नवियों के शंका का प्राचीन आचार्य के मत में। ठीक है, कि या तो वहां पर आप समास शक्ति मान लीजिए उपमान निरूपित भेद घटित सादृश्य विशिष्ट उपमेय में, अथवा भेद घटित सादृश्य विशिष्ट उपमेय में निरूढ़ा लक्षणा मान लीजिए। ठीक है, इयमेव च निपातानाम इवादीनां द्योतकतानये मुखम चंद्र इव इत्यादौ वाचकलुप्तायां च गतिरनुसरणीया। हाँ देखिए, यही गति का अनुसरण कहाँ करना चाहिए, जहाँ पर निपात आदियों को वाचक न मान करके द्योतक मानते हैं। ठीक है, तो जब द्योतक मानते हैं तो मुखम चंद्र यहाँ पर इत्यादि स्थल में वाचक लुप्ता उपमा तभी बन सकती है जब आप चंद्र शब्द की तद्भेद घटित सादृश्य विशिष्ट अर्थ में निरूढ़ा लक्षणा मानेंगे, अन्यथा वहां पर वाचक लुप्ता उपमा नहीं बन सकती। हाँ, अगर यहाँ पर आप रूपक मान रहे हो तब तो कोई समस्या ही नहीं है, ताद्रूप्य प्रतीति को प्रयोजन मान करके प्रयोजनवती लक्षणा कर लीजिए, रूपकालंकार हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप मुखम चंद्र इत्यादि स्थल में आप वाचक लुप्ता उपमा मान रहे हैं तो वहां पर आपको चंद्र शब्द की निरूढ़ा लक्षणा करनी होगी चंद्र निरूपित भेद घटित सादृश्य विशिष्ट अर्थ में। ठीक है, वाचक लुप्तायाम च गतिरनुसरणीया। अस्तु, तो अब तक यहाँ पर जो समाधान दिया है वो ये दिया है कि वाचक लुप्ता का तो समाधान दे दिया कि वाचक लुप्ता तो क्यों हो रही है, लेकिन धर्मलुप्ता आप क्यों मान रहे हो उसको, है ना। तो इसका भी समाधान अभी नहीं दिया है, वो आगे वाले गद्यांश में समाधान देंगे। अब तक एक समाधान तो दे दिया है कि वाचक लुप्ता स्थल में किस प्रकार से हम शब्दबोध करते हैं उपमा के स्थल में, और ऐसा शब्दबोध करने पर उसका रूपक से भेद नितांत सिद्ध ही है। ठीक है, तो पुरुष व्याघ्र इत्यादि स्थल में उपमा ही माननी चाहिए, और वहाँ पर दो समाधान हैं कि या तो समास शक्ति मान लीजिए और अथवा व्याघ्र शब्द की निरूढ़ा लक्षणा मान लीजिए। अस्तु, तर्हि एतावता एव अद्यतनपाठेन अलमस्तु। पुनः वाचकलोपः कथमत्र वाचकलोप इति व्यवहारः कथमत्र सिद्ध्यति इति आगामिनि पाठे ज्ञास्यामः। अस्तु।